हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज लेते हैं हम अध्याय 6 ऊषा कविता शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह को प्रयोगधर्मी और बिंबधर्मी कवि माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी कविता में नवीन बिंबों और उपमानों का प्रयोग किया है। प्राचीन कवि हुए जैसे कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, उन्होंने अलग बिंबों का प्रयोग किया था, अलग उपमानों का प्रयोग किया था। जैसे देखें, मुख के लिए कमल उपमान का प्रयोग किया था, किंतु यहाँ शमशेर बहादुर सिंह ने उक्त कविता में सूर्योदय से पूर्व के पल पल परिवर्तित होते प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने के लिए नवीन बिंब और उपमानों का प्रयोग किया है। इसलिए इन्हें प्रयोगधर्मी और बिंबधर्मी कवि भी माना जाता है। इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह देहरादून में ही हुई। उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए ये इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद के बाद फिर दिल्ली विश्वविद्यालय गए। वहाँ पर रहकर इन्होंने उर्दू हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया, रचना की, और ये रूपाब नामक पत्रिका के सहायक संपादक भी रहे। इनकी मृत्यु 12 मई 1993 में अहमदाबाद में हुई। और इनकी जो काव्यकृतियाँ हैं, कुछ कविताएँ, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, ये इनकी काव्यकृतियाँ हैं। तो यहाँ जो ऊषा कविता दी गई है, उस ऊषा कविता में सूर्योदय से पूर्व के पल पल परिवर्तित होते प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो ये बनता है, ये एक पंक्ति बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। ऊषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से पूर्व का वर्णन करने के लिए या सूर्योदय से पूर्व के पल पल परिवर्तित होते प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। सूर्य उदित होता है तो सूर्य के उदित होने से पूर्व उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह पल पल परिवर्तित होता रहता है। जैसे पौ फटती है अर्थात सूर्य की हल्की लालिमा या आभास आने लगता है, उस समय आकाश का जो रंग है वो कुछ अलग तरह का होता है। और जब हल्की लालिमा आकाश पर बिखर जाती है तब आकाश का रंग कुछ और बदल जाता है। थोड़ी और लालिमा निकल के आती है तब आकाश का रंग है वो कुछ और बदल जाता है। और जब सूर्य उदित हो जाता है उस समय यह जो जादू है प्राकृतिक सौंदर्य का, यह जो जादू है वह टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ उक्त कविता के माध्यम से प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह ने ऊषा कविता में सूर्योदय से पूर्व के पल पल परिवर्तित होते प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। दोबारा से सुनेंगे। प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह ने ऊषा कविता में सूर्योदय से पूर्व के पल पल परिवर्तित होते प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। देखें, ये पैतुकांत कविता है, छंद मुक्त है, इसमें किसी छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। प्राचीन काल में जो कवि होते थे वो दो तरह की वो जो रचनाएं करते थे वो छंदबद्ध रचनाएं करते थे, जो छंद में बधी हुई होती थी। किंतु यहाँ जो आधुनिक काल के कवि हुए उन्होंने छंद मुक्त रचनाएं लिखना आरंभ कर दिया और छंद मुक्त काव्य लेखन के प्रवर्तक कवि धराल माने जाते हैं। तो यहाँ ये छंद मुक्त कविता है। देखेंगे, कवि कहते हैं प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा। अलंकारों का प्रयोग भी यहाँ यथास्थान हुआ है तो वो भी देखते चलेंगे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कहता है प्रात नभ था बहुत नीला, प्रातः काल के समय जब सूर्य के उदित होने पर आकाश बहुत नीला दिखाई दे रहा था। कैसा नीला? शंख जैसा, नीले शंख के समान। तो यहाँ उपमा अलंकार है, ठीक है, शंख जैसा उपमा अलंकार तुलना की गई है। तो प्रात नभ था बहुत नीला, प्रातः काल के समय आकाश का जो रंग है वह बहुत नीला दिखाई दे रहा था, शंख के समान नीला। और भोर का नभ, भोर माने सूर्योदय के पूर्व का आकाश, और भोर का जो नभ था सूर्योदय से पूर्व का जो आकाश था राख से लिपा हुआ चौका। भोर का जो आकाश था वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी गृहिणी ने अपने चूल्हे पर चौका फेर दिया हो, राख फेर दी हो, राख से लिपा हुआ चौका, जैसे राख से कोई चौका लिप दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्योंकि सूर्योदय से पूर्व आकाश कालिमा से युक्त होता है और जब उस पर हल्की
लालिमा की किरणें पड़ती हैं तो वह मटमैला सा रंग हो जाता है, राख से लिपे हुए चौके के समान प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ राख से लिपा हुआ चौका बताया है। भोर कालन, सूर्योदय से पूर्व का आकाश, राख से लिपा हुआ चौका, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी गृहिणी ने अपने चौके को राख से लिप दिया है। अभी गीला पड़ा है, जो अभी भी गीला है, नम है। यहाँ अभी भी गीला पड़ा है इसलिए लिखा है क्योंकि सूर्योदय के समय या प्रातः काल के समय वायुमंडल में नमी व्याप्त रहती है और नमी के कारण उसमें थोड़ी सी सीलन रहती है। वैसे ही जैसे प्रातः काल के समय गृहिणियाँ अपने चौके पर पोता फिरती हैं तो उसमें थोड़ी सी नमी व्याप्त रहती है, इसलिए यहाँ कहा है। कुछ समय पश्चात तो ये देखिए, भोर काल, सूर्योदय से पूर्व का आकाश या भोर के समय का आकाश हल्की कालिमा से लिए हुए था और उसमें हल्की लाल किरणें पड़ रही थी सूर्य की। राख से लिपा हुआ चौका, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी गृहिणी ने चौके को राख से लिप दिया हो, कि चूल्हे पर पोता फिर दिया हो, जैसे राख से गृहिणियाँ फिरती हैं ग्रामीण परिवेश में। अभी गीला पड़ा है, जो अभी अभी पोता फेरा है या लीपा है, आंगन लीपा है, जो अभी गीला है उसमें नमी व्याप्त है। वायुमंडल में नमी व्याप्त होने के कारण अभी गीला पड़ा है का प्रयोग किया गया है। ये बिल्कुल सटीक बिंब का प्रयोग है। इसके कुछ समय पश्चात जब हल्की लालिमा और निकल आती है, बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। जब थोड़ी सी सूर्य की लालिमा और निकल आई, सूर्य थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा, उस समय आकाश कैसा प्रतीत हो रहा था? तो उस समय आकाश ऐसा लग रहा था जैसे बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कि सिलबट्टे पर ग्रामीण परिवेश में मसाले आदि पीसे जाते हैं, सिलबट्टा पत्थर का होता है, देखा होगा, कालिमा से युक्त होता है। तो बहुत काली सिल, कि बहुत काली सिल पर जरा से लाल केसर से, बहुत काली सिल पर लाल केसर पीसी है, केसर को धो दिया है और उसकी लालिमा उस सिल पर रह गई है, सिलबट्टे पर रह गई है। प्रातः काल के समय आकाश का जो रंग होता है, जो सूर्योदय नहीं होता है या हल्की किरणें निकलती हैं, तब पत्थर जैसा धुंधला दिखाई देता है, मटमैले रंग का दिखाई देता है और उस पर जो लाल किरणें पड़ती हैं वह ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे सिलबट्टे पर किसी ने केसर पीसी है और उस सिलबट्टे को धोकर रख दिया है, केसर की हल्की लालिमा सिलबट्टे पर रह गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दोबारा से देखें, जब सूर्य की किरणें थोड़ी सी और ऊपर बढ़ी, आकाश पर थोड़ी सी और किरणें पड़ने लगी, उस समय आकाश का रंग ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कि बहुत काली सिल पर किसी ने लाल केसर पीसी है और उसको धो करके रख दिया है, केसर की हल्की लालिमा उस सिलबट्टे पर रह गई है। ये दूसरा उपमान है, ठीक है। और जब सूर्य थोड़ा सा और उदित हुआ और ऊपर आया, उस समय आकाश का रंग कैसा लग रहा था वो देखें। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। जब सूर्य थोड़ा सा और उदित हुआ, थोड़ा सा और ऊपर आया, उस समय ऐसा आभास हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्लेट पर, बच्चे प्रातः काल के समय स्कूल जाते हैं, स्लेट पर लेखन कार्य करते हैं। अभी यहाँ से संबंधित एक प्रश्न और बताया जाएगा। जैसे स्लेट पर बच्चों ने लाल खड़िया या चौक रगड़ दी है। स्लेट कालिमा युक्त होती है, आकाश का रंग भी प्रातः काल के समय कालिमा युक्त होता है। बच्चे स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल देते हैं तो हल्की लालिमा स्लेट पर आ जाती है। तो कुछ समय पश्चात जब सूर्य थोड़ा सा और उदित हुआ, उस समय आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्लेट पर बच्चों ने स्लेट पर लाल खड़िया या चौक रगड़ दी है। किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया या चौक रगड़ दी है। और जब सूर्य पूरा उदित हो गया, जब सूर्य पूरा उदित हो गया तो आकाश नीला दिखाई देने लगा और आकाश पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें कैसी प्रतीत हो रही थी? प्रातः काल के समय वायुमंडल में ओस व्याप्त रहती है, सूर्य की किरणें चमकती हुई प्रतीत होती हैं, तो आसमान तो नीला दिखाई देता है। सूर्य के उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर आसमान तो नीला दिखाई देता है और सूर्य के कण, ओस के कण हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो उस समय आकाश कैसा प्रतीत हो रहा था वो यहाँ देखिए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जब सूर्य पूरा उदित हो गया और वायुमंडल में विद्यमान ओस कण सूर्य की किरणों के कारण चमकने लगे,
उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नील जल में, नीले पानी में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कोई गौरवर्ण युवती नीले जल में स्नान कर रही है और उसकी जो गौरवर्ण देह है वह झिलमिला रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। जब सूर्य पूरा उदित हो गया, उस समय वायुमंडल में व्याप्त ओस कण सूर्य के प्रकाश से चमकने लगे। तो उस समय आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस नीले पानी में कोई गौरवर्ण युवती स्नान कर रही है और उसकी जो सुंदर देह है, काया है, वह ओस कणों के समान झिलमिला रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और जादू टूटता है इस उषा का, और जब सूर्य उदित हो जाता है पूरी तरह से, तो जो उषा माने प्रातः काल की सुंदरता का जो जादू है वह समाप्त हो जाता है, सूर्योदय हो रहा है। इस तरह से सूर्य उदित होने लगता है। तो यहाँ ये उषा कविता नवीन बिंबों और उपमानों का जीवंत दस्तावेज है। कैसे कहा जा सकता है? उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से पूर्व के पल पल परिवर्तित होते प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने के लिए नवीन बिंबों और उपमानों का प्रयोग किया है। यथा राख से लिपा हुआ चौका, लाल केसर धुली हुई सिल और लाल चौक या खड़िया मली हुई स्लेट, ये सभी नवीन उपमान है, नवीन बिंब है। अतः कहा जा सकता है कि कवि ने उक्त कविता में नवीन बिंबों और उपमानों का जीवंत दस्तावेज किया है। इसका एक बार दोबारा से अर्थ देख लेंगे। उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से पूर्व के पल पल परिवर्तित होते प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने के लिए नवीन बिंबों और उपमानों का प्रयोग किया है। अर्थ देखें दोबारा से एक बार। यहाँ जैसा कि मैंने सामान्य रूप से आपको एक बार समझाया, फिर उसी तरह से अर्थ भी देखेंगे कि सूर्योदय से पूर्व जब सूर्य उदित नहीं होता है और फटती है, अर्थात सूर्य उदित नहीं होता है, उसकी हल्की सी लालिमा आकाश पर पड़ने लगती है। उस समय आकाश कैसा दिखाई देता है? जब सूर्य थोड़ा सा और ऊपर आता है उस समय आकाश, यह जो सुंदरता है ये गतिशील है, अर्थात गति कर रही है, क्योंकि सूर्य गति कर रहा है। सूर्य गति कर रहा है तो सूर्य की गति के साथ साथ जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह पल पल परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। तो पौ फटने के समय, अर्थात जब सूर्य उदित नहीं होता है और उसकी हल्की लालिमा आकाश पर पड़ती है, उस समय आकाश कैसा दिखाई देता है? जैसे किसी गृहिणी ने अपने चूल्हे पर पोता फेरा हो जिसमें अभी नमी व्याप्त है। जब सूर्य थोड़ा सा और उदित हो जाता है और ऊपर आ जाता है, थोड़ी और लालिमा आकाश पर पड़ने लगती है, उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने, गृहिणी ने सिलबट्टे पर केसर पीसी है और उस केसर को धो करके सिलबट्टे को रख दिया है। जब थोड़ी और लालिमा आती है उस समय ऐसा लगता है जैसे बच्चों ने अपनी स्लेट पर लाल खड़िया या चौक रगड़ दी है, स्लेट पर मल दिया है, रगड़ दिया है। तो ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये पल पल बदल रहा है। और जब सूर्य पूर्णतः उदित हो जाता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, आकाश में वायुमंडल में व्याप्त ओस कण चमकने लगते हैं। उस समय आकाश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई गौरवर्ण युवती नीले जल में स्नान कर रही है और उसकी सुंदर देह झिलमिला रही है। तो ये परिवर्तन होते हैं। उसके बाद जब सूर्य उदित हो जाता है तो यह जो प्रातः काल से पूर्व का जो चित्रण था, सुंदरता थी, यह समाप्त हो जाती है। इसके बाद प्रकृति में फिर कोई परिवर्तन ऐसा वर्णन करने लायक दिखाई नहीं देता है। तो एक बार दोबारा से देखिए। प्रातः था बहुत नीला, कवि कहता है कि प्रातः काल के समय आकाश बहुत नीला दिखाई दे रहा था, शंख जैसा, शंख के समान नीला दिखाई दे रहा था। भोर काल और सूर्योदय से पूर्व का आकाश, राख से लिपा हुआ चौका, सूर्योदय से पूर्व का जो आकाश था वह राख से लिपे हुए चौके के समान दिखाई दे रहा था, मानो किसी गृहिणी ने अपने चूल्हे पर राख से कोई चौका फिर दिया हो, लीप दिया हो, जिसमें अभी नमी व्याप्त है, अभी गीला पड़ा है। इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह प्रातः काल के समय वायुमंडल में नमी व्याप्त रहती है, वैसे ही प्रातः काल के समय जब गृहिणी अपने चूल्हे पर पोता फिरती है तो उसमें भी नमी व्याप्त रहती है। बहुत काली सिर जरा सी लाल केसर से जैसे धुल गई हो,
जब सूर्य की किरणें थोड़ी सी और ऊपर आई, आकाश पर पड़ने लगी, उस समय आकाश का रंग ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे किसी ने सिलबट्टे पर केसर पीसी है और सिलबट्टे को धो करके रख दिया है, केसर की हल्की लालिमा सिलबट्टे पर रह गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। जब सूर्य की किरणें थोड़ी सी और ऊपर बढ़ी तो उसका प्राकृतिक सौंदर्य कैसा दिखाई दे रहा था, आकाश का कैसा लग रहा था। लाल खड़िया स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी बच्चे ने अपनी स्लेट पर लाल खड़िया या चौक रगड़ दी है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो ये तीनों नवीन बिंब हो गए। और जब सूर्य उदित हो गया तो आकाश नीला दिखाई देने लगा, ओशकण चमकने लगे। उस समय प्राकृतिक सौंदर्य कैसा दिखाई दे रहा था या आकाश कैसा लग रहा था, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही है। जब सूर्य पूरी तरह से उदित हो गया और ओशकण चमकने लगे, उस समय ऐसा प्रतीत, और आकाश नीला दिखाई देने लगा, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई गौरवर्ण युवती नीले जल में स्नान कर रही है और उसकी सुंदर देह झिलमिला रही है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सवेरा हो रहा है। कवि कहता है कि और जब सूर्योदय हो गया, सूर्य पूरी तरह से उदित हो गया, ऊपर बढ़ने लगा, तो यह उषा का जो प्राकृतिक सौंदर्य था, सुबह के समय का जो जादू था, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और सूर्य उदित होने लगता है। तो यहाँ ये तो मैंने बताया आपके लिए उषा कविता नवीन बिंबों और उपमानों का जीवन दस्तावेज है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। और उषा कविता ग्रामीण सुबह की गतिशीलता का चित्रण करती है। कैसे? ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं प्रातःकाल के समय गृहिणियां जग करके अपने चूल्हे पर चौका पोता वगैरह फेरती हैं और प्रातःकाल के समय ही सिलबट्टे पर मसाले आदि पीसे जाते हैं, खाना बनाया जाता है। बच्चे भी प्रातःकाल के समय स्कूल जाते हैं, स्कूल पर लेखन कार्य करते हैं। ये सभी प्रतिक्रियाएं प्रातःकाल के समय ही आरंभ हो जाती हैं, इसलिए इसे गतिशील सुबह का चित्रण भी कहा जा सकता है। सुबह के समय गतिशीलता रहती है, मानव जीवन में भी, हमारे जीवन में भी प्रातःकाल से ही गतिशीलता आ जाती है। देखते हैं भोर होते ही गृहिणियाँ उठती हैं, अपनी गाय भैंस वगैरह की करती हैं, उसके बाद चूल्हे पर सबसे पहले चौका पोता जो भी फेरना है वो फेरती हैं। फिर खाना बनाने के लिए किसान हल लेकर खेतों की ओर चल देते हैं, बच्चे स्कूल चल देते हैं, महिलाएं घर पे खाना बनाती हैं। प्रातःकाल के समय सिलबट्टे पर मसाले आदि पीसे जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं प्रातःकाल के समय ही आरंभ हो जाती हैं, अर्थात सुबह के समय ही मानव जीवन में गतिशीलता आ जाती है। अतः कहा जा सकता है कि उषा कविता ग्रामीण सुबह का गतिशील शब्द चित्र प्रस्तुत करती है। उषा कविता ग्रामीण सुबह का गतिशील शब्द चित्र प्रस्तुत करती है। ठीक है। प्रातःकाल के समय ही स्त्रियां जग करके सबसे पहले अपने चूल्हे पर पोता फेरती हैं। प्रातःकाल के समय खाना पकाने के लिए या खाना पकाते समय, सब्जी आदि बनाते समय सिलबट्टे पर मसाले पीसे जाते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं वह प्रातःकाल के समय विद्यालय चले जाते हैं, लेखन कार्य आदि करते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं प्रातः अर्थात ये जो गतिशीलता है वह प्रातःकाल से ही आ जाती है। अतः कहा जा सकता है कि उषा कविता ग्रामीण सुबह का गतिशील शब्द चित्र प्रस्तुत करती है। ठीक है, आज के लिए कविता पूरी करा दी है, इतना ही पर्याप्त है। शेष कल पर आया जाएगा। धन्यवाद।